एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड डूइंग योर स्टडी विद ग्रेट एफर्ट एंड इंटरेस्ट। गाइस, मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब विज्ञान प्रशस्ति। माय डियर स्टूडेंट, आज की ये क्लास में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो जो क्लास 9 का आप लोग आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 का जो 4th चैप्टर है उसमें नॉर्मली बात किया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, राइट? डायरेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने से पहले अगर किसी को सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं पता होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे समझे? इसी वजह से पहले तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइज, अपना पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि अपना जो क्लास अभी है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो हेडिंग लगाओ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, अब देखो ये क्या होता है, पहले बता दिया आप लोगों को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाद में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप समझ में आ जाएगा। लगभग दोनों सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास को अगर डिफाइन किया जाए, ये क्या है कि एक कोई भी एक बॉडी ले लो आप, ठीक है? एक बॉडी है आपके पास और इस बॉडी में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो इक्वल है, ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, वहां पर एक पर्टिकुलर स्पेशल पॉइंट है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल, ठीक है? जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पॉइंट में चारों ओर इक्वल हो रहा है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे, उस स्पेशल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। अब देखो, बहुत को ये चीज नहीं समझ में आया, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो इरेज करेंगे पहले और बहुत अच्छे से नया तरीके से थोड़ा डिफरेंट वे में समझने की जो है कोशिश करने वाले हैं अभी। तो देखो, एक चीज क्या होता है, आप लोग ना एक बॉडी ड्रॉ करो पहले, ठीक है? एक बॉडी ड्रॉ करो। तो मान के चलो ये एक बॉडी है। अब ये किस टाइप का बॉडी है? ये आपका एक एक्सटेंडेड बॉडी है। किस टाइप का बॉडी है? ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है। अब ये एक्सटेंडेड बॉडी किस चीज से बना हुआ है? नहीं, ये पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटा 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 पार्टिकल्स लेके ये चीजें बना है, ओके? और ये बॉडी रिजिड है, ये बॉडी आपका रिजिड है। रिजिड होने का मतलब क्या है कि ऑन अप्लाइंग फोर्स इसका जो शेप एंड वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होता। तो शेप एंड वॉल्यूम जो होता है इसका, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड, अनऑल्टर्ड, ठीक है? क्या होता है? अनऑल्टर्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो शेप है और वॉल्यूम है कोई चेंज नहीं होगा, अनऑल्टर्ड रहेंगे। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल से बना होगा, ये सब बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा, तो ये पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो अनऑल्टर्ड रहेंगे, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम अनऑल्टर्ड, कोई चेंज नहीं होगा डिस्टेंस के बीच में, ठीक है? अगर फोर्स अप्लाई भी करे, मोशन होगा, बट क्या होंगे कि दोनों पार्टिकल इक्वल, हर एक पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो ऐसे में क्या होंगे, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? तो ये रिजिड बॉडी है,
आपका ये एक्सटेंडेड बॉडी है, मतलब मेड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और अनअल्टर्ड। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ। तो देखो अब एक चीज करेंगे कि सर इस बॉडी को लेके क्या करें हम लोग, इस बॉडी को लेके क्या करें, और इस बॉडी से हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास से पहुंचे। आराम से पहुंच सकते हैं भाई। देखो ये जो भी पार्टिकल से बना हुआ है, आप क्या करो, एक पार्टिकल्स को बाहर ले आओ, कोई भी एक पार्टिकल्स को पकड़ो कि भाई आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, चलो। तो कोई एक को रिक्वेस्ट करो, आप लोग इसको रिक्वेस्ट करो कि आ जाओ भाई आप यहां, तो ये आ गया, ये पार्टिकल्स बाहर आ गया। अब पार्टिकल्स में फोर्स अप्लाई करो। आप लोग क्या करना है, अभी पार्टिकल्स में फोर्स अप्लाई करना है। अप्लाई करो फोर्स, वी आर अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, क्या करते हैं यहां पर, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। अब देखो जब फोर्स अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स में, तो क्या होंगे वहां पर कि मोशन क्रिएट होंगे। अब कौन से टाइप का मोशन होगा, आप कोई भी पार्टिकल्स है उसको धक्का दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। घूमना तो स्टार्ट नहीं करेगा ना कि घूम गया चलो, ऐसा वो नहीं होगा। नॉर्मल क्या करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो यहां पर फोर्स अप्लाई करने में एक सिंगल पार्टिकल्स, ये क्या है, एक सिंगल पार्टिकल्स है, एक सिंगल पार्टिकल है। ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल है, तो यहां पर एक मोशन क्रिएट होगा, और वो डेफिनेटली रेक्टिलिनियर मोशन होगा। रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। समझ में आया कि नहीं है बताओ, समझ में आया यहां तक। यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो एक सिंगल पार्टिकल्स में फोर्स अप्लाई करने से रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, डू नॉट फॉर्म एनी कर्वलिनियर मोशन, यहां पर कोई कर्वलिनियर मोशन नहीं होगा। एंड नॉट फॉर्म एनी कर्वलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। तो यहां पर कोई कर्विलिनियर मोशन नहीं फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन ही बनेंगे। बात तो क्लियर हुआ यहां तक। अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ना लेके बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स को ना लेके बहुत सारा पार्टिकल्स को ले आओ। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को बाहर ले आओ कि तुम लोग सब चले आओ, सब चले आओ, चलो आ जाओ। तो ऐसा मान के चलो कि बहुत सारा पार्टिकल्स को ले आए हम, और एक झुंड बनाए। यहां एक पार्टिकल आ गया, इधर एक आ गया, सब एक साथ आ गया, मतलब पूरा एक्सटेंडेड बॉडी के हिसाब से ये काम कर रहा है। नाउ इट इज एक्टिंग एज ए एक्सटेंडेड बॉडी। ये आपका क्या हो रहा है, एक एक्सटेंडेड बॉडी के हिसाब से काम कर रहा है। नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस एक्सटेंडेड बॉडी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सटेंडेड बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटेंडेड बॉडी में क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई, फोर्स अप्लाई कर दो भाई यहां पर। अब क्या होगा यहां पर कि रेक्टिलिनियर मोशन तो बनेगा, साथ साथ ये लोग घूमेंगे भी, राइट। तो दोनों मोशन एक साथ बनेगा भाई, दोनों मोशन एक साथ बनेगा यहां पर, जो कि है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ध्यान से सुनिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, और कर्वलिनियर मोशन भी होगा, एंड कर्वलिनियर मोशन दोनों क्रिएट होंगे, राइट। तो यहां पर हो गया आपका मिक्स्ड मोशन, हो गया मिक्स्ड मोशन। ठीक है, मिक्स्ड मोशन हो गया यहां पर आपका, दोनों काम करेंगे एक साथ। बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं है बताओ, कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल को लेके अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो सीधा जाएंगे, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होगा। और उसी में अगर बात करें पूरा बॉडी में अप्लाई कर दे और एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में अप्लाई कर दे फोर्स, तो क्या होंगे, वो घूमेंगे भी और आगे भी चलेंगे। इसका मतलब है कि रेक्टिलिनियर मोशन भी बनेंगे और
कर्व लीनियर मोशन भी बनेंगे, मिक्स्ड मोशन वहां पर देखने के लिए मिल रहा है अभी देखो, राइट। तो गाइस ये चीज समझ में आया ना थोड़ा बहुत कि बॉडी पूरा एज ए होल में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखो ऐसे और भी चीजों को समझ सकते हैं हम लोग। एक बॉडी में एक क्या है कि थोड़ा उसको तो इरेज कर लेते क्योंकि और भी चीजें लिखना होगा यहां पर। तो ये नॉर्मल चीजें हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ आप लोगों का। अब देखो एक चीज लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि एक रिजिड बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, एनी रिजिड बॉडी, एनी रिजिड बॉडी, there is a point exist, there is a point exist, there is a point exist where, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है भाई, where if you apply force, if you apply force तो क्या होगा, only rectilinear motion will form, rectilinear motion will form। तो कोई भी रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट रहता है, एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पर फोर्स अप्लाई करने में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन क्रिएट होगा, कोई भी कर्वीलिनियर मोशन नहीं क्रिएट होगा। और वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो स्पेसिफिक पॉइंट, वो आपका स्पेशल पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ, सेंटर ऑफ मास, उसी पॉइंट को बोला जाएगा रिजिड बॉडी में वो प्रेजेंट है। और ये यूनिक है, ये यूनिक है, सब रिजिड बॉडी के लिए ये यूनिक है। अर्थात एक ही रहेगा हर एक रिजिड बॉडी के पास ऐसा एक स्पेशल पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई करने में उसको क्या होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ही क्रिएट होंगे, कोई भी कर्वलिनियर मोशन और मिक्स्ड मोशन क्रिएट नहीं होगा। यह है आपका सेंटर ऑफ मास। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो और एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक सर्कुलर प्लेट लिखो आप लोग, एक सर्कुलर प्लेट बनाओ, कोई भी मेटल का होगा। एक सर्कुलर प्लेट में हम लोग अभी देखेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे। एक सर्कुलर प्लेट बना लो, अब बन गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे हम, और सर्कुलर पॉइंट प्लेट का पॉइंट है ये, ओके। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे हम, इधर से फोर्स अप्लाई कर दो, चलो फोर्स अप्लाई कर दिया हम, एफ को थोड़ा बड़ा लिखो। तो फोर्स अप्लाई कर देने से ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से किधर आएंगे बताओ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां आएगा ना, इस ओ पॉइंट में आएंगे ना, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, समझ में आया। ये आप में ओ में आके मीट करेंगे। अब देखो इस ए पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो फोर्स अप्लाई करने में रेक्टिलिनियर मोशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ए में क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। आपका ए पॉइंट में रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर। अब और एक पॉइंट ले लो, आप यहां से फोर्स अप्लाई करो, बी पॉइंट से फोर्स अप्लाई करो, बी पॉइंट से फोर्स अप्लाई करो, तो क्या होगा, बी पॉइंट से फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स आ गया आपका, ये भी एक्सटेंडेड करेंगे, इसको एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे तो एक्स्ट्रापोलेटेड के बाद ये ओ पे आके मीट करेंगे। अर्थात इसका जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो भी आपका इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। और यहां पर भी बी पॉइंट में भी फोर्स अप्लाई करने में, बी पॉइंट में भी फोर्स अप्लाई करने में भी क्या हो रहा है, बॉडी में आपका रेक्टिलिनियर मोशन क्रिएट हो रहा है। दोनों बात क्लियर हुआ। अब देखो और एक पॉइंट ले लो आप लोग, और एक पॉइंट ले लो, सी में ले लो। अब सी में बात करेंगे तो सी में फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग, सी में फोर्स अप्लाई करो, सी में फोर्स अप्लाई करो ऐसा। और देखेंगे कि इसको भी अगर एक्स्ट्रापोलेटेड किया जाए तो ये भी आपका ओ पॉइंट में आके मीट करेंगे,
ओ पॉइंट में आके मीट करेंगे और डेफिनेटली ये सी में भी क्या होगा, यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन क्रिएट होगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो कि यहाँ पर कोई भी इस पेरीफेरी में कहीं पर भी फोर्स लगा रहे हैं हम, और उस फोर्स का एक्शन ऑफ, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो अगर सेंटर से जा रहा है, वो अगर इस सेंटर से जा रहा है, ठीक है, इस सेंटर से जा रहा है, तो वहां पर रेक्टिलिनियर मोशन क्रिएट हो रहा है ना। अब डेफिनेशन में क्या देखे हम लोग कि एक ऐसा पॉइंट होता है कोई भी रिजिड बॉडी का, उस पॉइंट में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, वहां पर रेक्टिलिनियर मोशन को छोड़ के और कोई मोशन क्रिएट नहीं होगा। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास, अर्थात यहां पर ओ जो है आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, सीएम हो गया सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अब देखो ये सेंटर ऑफ मास को छोड़ के अगर मान के चलो हम यहां एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ये यहां पर एक फोर्स अप्लाई करो आप लोग, इस पॉइंट में करो, डी में करो, तो देखो डी का एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे हम, तो इसका एक्शन ऑफ फोर्स इधर से जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो एक्शन ऑफ फोर्स है ये ओ से नहीं जा रहा है, ये ओ से नहीं जा रहा है, ये ओ से नहीं जा रहा है, इट डज नॉट पासेस थ्रू, डज नॉट पासेस थ्रू ओ से नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका दोनों मोशन देखेंगे, दोनों मोशन क्रिएट होगा, अर्थात यहां पर दोनों मोशन फॉर्म होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन भी फॉर्म होंगे एंड रेक्टिलिनियर मोशन भी फॉर्म होंगे एंड कर्वलिनियर मोशन भी फॉर्म होंगे, अर्थात मिक्स मोशन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां से कंक्लूजन ये आ सकता है कि कोई भी फोर्स अगर अप्लाई करेंगे, वो अगर एक सेंटर पॉइंट से जाए, अर्थात वो अगर सेंटर ऑफ मास से जाए, तो वहां पर स्वीप और स्वीप क्या होंगे, आपका रेक्टिलिनियर मोशन होगा। और अगर वो सेंटर ऑफ पॉइंट को, सेंटर ऑफ मास को छोड़ के और किसी भी पॉइंट से जा रहा है वो एक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां पर दोनों मोशन क्रिएट होंगे। ये है आपका कॉन्क्रीट एक क्रिस्टल कॉन्सेप्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास। और क्या बताया आप लोगों को, कोई भी रिजिड बॉडी में ये यूनिक होता है, अर्थात आपके पास कोई भी सेंटर ऑफ मास ले लो, आप एक ही मिलेंगे वहां पर, कोई भी एक बॉडी ले लो रिजिड बॉडी के लिए यूनिक होता है, एक ही रहता है, एक ही, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर रह सकता है, बॉडी का बाहर भी रह सकता है, ठीक है, बॉडी का अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर में भी रह सकता है। तो देखो ये इसका एग्जैक्टली पोजीशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखो एक पॉइंट लीनियर एक सिस्टम ले लो आप लोग, ठीक है, एक लीनियर सिस्टम ले लो, ऐसा करके सीधा हो जाओ भाई, सीधा हो जाओ थोड़ा। तो ये है आपका एक लीनियर सिस्टम, रॉड हो सकता है कोई, और ये जो है आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, पता है ना सभी को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। देखो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब क्या हो रहा है कि ये आपके पास दो पॉइंट है, ए है और ये बी है, ठीक है। और ए पॉइंट का मास है आपका m1 और बी पॉइंट का मास है आपका m2, और सेंटर ऑफ मास मान के चलो यहां पर है, सी में है, ठीक है। तो देखो इस एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से इसका दूरी अगर देखें हम और वाई एक्सिस से इसका दूरी अगर देखें हम, तो इसका डिस्टेंस यहां से मान के चलो यहां तक जो है वो आपका x1 है, ठीक है। इस y एक्सिस से इसका दूरी जो है x1 है, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, ए का ये कोऑर्डिनेट है, ए इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही यहां से लेके यहां तक अगर देखें तो ये आपका x2 है जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखो ये c जो है, c का अगर बात करें तो यहां से दूरी x मान लो, तो ये x का कोऑर्डिनेट है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि क्या होगा सेंटर ऑफ मास का वैल्यू, ठीक है। तो सी एक्स जो होगा आपके पास, सी एम
सेंटर ऑफ मास अर्थात यहां पर मास क्या होगा, यहां पर मास अगर मान के चलो m है तो m x का वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो ये होगा नॉर्मल एवरेज कर दो तो m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो ये एक आपके पास रॉड था और उसमें दो पॉइंट है और दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है तो ए पॉइंट का मास m1 है, बी पॉइंट का मास m2 है, वो आपका y एक्सिस से x1 दूरी में है और ये बी पॉइंट जो है आपका x2 दूरी में है। तो बताओ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो x में है और उसका वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, तो ये m1 था वो m2 है तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा करके हम लोग निकाल सकते कि वहां पर मास क्या होने वाला है। तो ये बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था। अब देखो पोजीशन अगर देखें हम लोग डिफरेंट सिस्टम में, इसको इरेज करते हैं अभी, ये आप लोग का थोड़ा हायर क्लासेस में है तो बता दिए। तो देखो अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें डिफरेंट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहां प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट सिस्टम। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सीजी पढ़ोगे आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहां पर ये चीज बहुत यूज होने वाला है, राइट। देखो तो पहला एक नंबर तो आपके पास मान के चलो एक रेक्टिलिनियर टाइप का रेक्टेंगल टाइप का एक बॉडी है, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास कहां रहेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि देखो रेक्टेंगल एक बॉडी में क्या होता है, रेक्टेंगल एक बॉडी में आपका इस हिसाब से ये चीज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना, क्या बोला जाता है इसको, डायगोनल। तो दोनों डायगोनल जहां मीट करेंगे, ठीक है, जैसे कि एबीसीडी है ये एक रेक्टेंगल और उसका डायगोनल आपका एक का डायगोनल एसी है और बीडी है और दोनों मीट कर रहे हैं आप यहां पर, ठीक है, सी पॉइंट में, अच्छा सी नहीं होगा ये, और ओ पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो ये ओ में इसका क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास रहेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर बॉडी आपका स्क्वायर हो और आपका रेक्टेंगल हो तो उसका जो डायगोनल होता है तो डायगोनल जहां मीट करते हैं दोनों क्रॉस करते हैं उस पॉइंट में आपका सेंटर ऑफ मास होंगे इस टाइप का बॉडी का। ये तो बहुत आसान है। चलो दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में अगर सर्कल की बात करें, ठीक है, अगर सर्कुलर सिस्टम की बात करें, एक सर्कल है आपके पास, अब बताओ सर्कल में सेंटर ऑफ मास कहां रहेंगे। तो डेफिनेटली सर्कल में अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास रहेंगे आपका एकदम बीचों बीच भाई, एकदम बीचों बीच रहेंगे, अर्थात सेंटर ऑफ मास रहेंगे आपका सेंटर में, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल में आपका क्या रहेंगे, सेंटर ऑफ मास रहेंगे। सेंटर ऑफ मास कहां प्रेजेंट होंगे, ये एकदम सेंटर में। दो फिगर क्लियर हुआ कि दो फिगर में कहां कहां सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है, राइट। अब देखो थर्ड पॉइंट में आते हैं और ट्राइंगल है, मान के चलो आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये ट्राइंगल में कहां रहेंगे बताओ, ये ट्राइंगल में कहां रहेंगे। देखो ट्राइंगल के बारे में अगर बात करें हम लोग तो यहां पर होता है आपका मीडियन, और तीनों मीडियम जहां मीट करेंगे, तीनों मीडियम जहां मीट करेंगे वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा कि नहीं, और वही पॉइंट है आपका सीएम अर्थात सेंटर ऑफ मास। तो देखो ए बी सी और इसका अगर बात करें ये आपका हो गया मीडियन और ये यहां पर मीडियन आ गया और इधर से ये मीडियन आ गया, तो इसका नाम दे दो आप लोग सी डी ई एफ ऐसे करके। तो ये तीनों मीडियन है, ये तीनों का तीनों जो मीडियन है वो जहां मीट कर रहा है अब डेफिनेटली वो यहां मीट कर रहे, देख पा रहे हैं हम लोग। तो ये पॉइंट जो है आपका सेंटर ऑफ मास है फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। और क्या होगा अभी, और भी बहुत सारा सिस्टम है, देखो और भी बहुत सारा सिस्टम है। तो देखो आपके पास अगर क्यूब रहेगा, क्यूब, ठीक है, ऐसा करके क्यूब रहेगा मान लो,
तो क्यूब में क्या होगा, देखो क्यूब में अगर बात करें हम लोग, क्या होगा कि दो ऑपोजिट फेस लेना है आप लोगों को। ऑपोजिट फेस मतलब सर क्या होता है कि देखो ये फेस एक इधर है और इसका ऑपोजिट फेस क्या होंगे, ये वाला फेस ऑपोजिट होंगे। तो ये दोनों ऑपोजिट फेस में जो दूरी होंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दो ऑपोजिट फेस में, उसके मिडिल में रहेंगे। नहीं समझ में आया? देखो ये आपका ऑपोजिट फेस का मिडिल पॉइंट है, यहां मिडिल पॉइंट है, और इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ देने से ये पॉइंट मिल रहा है कि बताओ, यहां से ये डिस्टेंस, तो इसका बीचों बीच में जो रहेंगे वो आपका सेंटर ऑफ मास रहेंगे, राइट। तो दो अपोजिट प्लेन, दो अपोजिट सरफेस, उसके मिड पॉइंट से उधर वाला मिड पॉइंट को जोड़ दो, दो जो मिलेगा दूरी, उसके बीचों बीच आपके पास जो है सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होंगे, राइट। अब अगर सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो सिलेंडर कैसा होता है दिखने में, ऐसा, ठीक है। अब सिलेंडर में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो इस हिसाब से जाएगा बीचों बीच ऐसे करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका बीच में प्रेजेंट होंगे। और एक नॉर्मल अगर हम लेंगे ऐसा लिनियर कोई भी रॉड, तो उसके बीच में रहेंगे ये एकदम, ठीक है, इसके बीच में रहेंगे आपका सेंटर ऑफ मास। तो देखिए हम लोग बहुत सारा सिस्टम में कि सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रेजेंट है। और एक चीज क्या बताएंगे, देखो शेप चेंज होने पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, ध्यान से सुनो। शेप चेंज करने पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है, इसको लिख लो। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है आपका शेप चेंज करने पे चेंज होगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास changes on changing shape of the object, changing shape of the object। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। देखो आपके पास एक मान लो एक आपके पास था ये बॉडी था इस टाइप का, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास यहां मिलेंगे। अब इसको चेंज कर दो, इसको मेल्ट करके ये वाला चीज बना दो तो यहां मिल जाएंगे। अगर इसको ट्रायंगल बना देंगे तो यहां मिल जाएंगे। तो डिफरेंट होगा भाई, क्योंकि शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, वो शेप अलग अलग होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह में आपका सेंटर ऑफ मास रहेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज देखो, ये सेंटर ऑफ मास ना, ये सेंटर ऑफ मास आपको कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि मास के बारे में बात हो रहा है, दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। एक मेटर के पास ये रहता है, चाहे कहीं भी जगह ले जाओ आप, कोई चेंज नहीं होगा उसका वैल्यू का, मास तो हमेशा रहेगा ना, राइट। तो ये यूनिवर्सल है, ये कांस्टेंट है, आप कहीं पर भी ले जाओ इसका वैल्यू तो जीरो कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और यहीं से ना डिफरेंस हो रहा है आपका, इसी पॉइंट से डिफरेंस क्रिएट होगा सीजी और सीएम में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होता है आप वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह ले जाओ, ग्रेविटी चेंज होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज होंगे, राइट। तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, समझ में आया चीजें। अब और एक चीज बताना था आप लोगों को कि सेंटर ऑफ मास जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मास डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होंगे भाई, ठीक है, ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये सीएम जो होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये आपका डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। देखो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और एक ग्लास ऑफ वाटर है, बट ये मडी वाटर है, ये आपके पास मडी वाटर है और ये नॉर्मल सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है। अब देखो ये सॉल्ट वाटर हल्का होता है ना थोड़ा, मडी वाटर बहुत भारी होगा, उसमें डेंसिटी ज्यादा होंगे। अब सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो दोनों इक्वल पॉइंट में नहीं रहेगा। यहां पर मान लो ये एकदम सेम टाइप का है, ठीक है, एकदम इक्वल, सभी सब कुछ सेम है, तो ये इस यहां पर है, मान लो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन ये भारी होने से नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे
राइट। तो नीचे जाएंगे मतलब यहां तो नहीं होंगे, इस पोजीशन में नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं नीचे रहेंगे, नीचे। तो ये होगा आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो था वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं था, डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, डिपेंड ऑन ग्रेविटी। और ये कभी जीरो नहीं होंगे, नेवर बी जीरो, ये नहीं जीरो कभी नहीं होंगे, मतलब जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नेवर बी जीरो, जीरो कभी नहीं होगा ये। और यूनिक है, कोई भी बॉडी में आप एक ही होगा ये इसका प्रेजेंस, ठीक है। तो सारा चीज क्लियर हो गया सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर होगा डेफिनेटली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। सो गाइज, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, फर्स्ट पहला तो लाइक कर दो, एंड देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब। ओके, सो रखते हैं अभी आज के लिए इतना ही, और मिलते बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके।